हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता और मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ। हर्षनगर कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस के क्या कारण है और लक्षण क्या है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इसके निदान के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे या विशेषकर जो भी फीमेल है कि पीसीओडी और पीसीओएस आजकल बहुत ही एक कॉमन डिजीज है, कोई बहुत ही एक नया नाम नहीं है। जो भी फीमेल्स एक रिप्रोडक्टिव एज के दौर से गुजर रही हैं उनके लिए अनेक समस्याएं आती होंगी और फिर डॉक्टर के द्वारा फाइनली डायग्नोज किया जाता होगा पीसीओएस या फिर पीसीओडी कहते होंगे। हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है, किन लोगों को होता है और इसके मुख्यतः किस तरीके से लक्षण आते हैं और हम लोग इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली पीसीओडी या पीसीओएस में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि अगर मान लेते हैं किसी फीमेल को डायग्नोज हुआ है पीसीओडी या पीसीओएस, तो आखिर उसमें क्या हुआ है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं उसमें, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर ये हुआ क्या, उसमें ये हुआ है कि जो प्रोसेस होता है एक 28 डेज की साइकिल का किसी भी फीमेल के लिए, जिसको हम लोग या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो अनियमित हो चुकी है और एनोवुलेशन या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और इसके बदले जो भी एग्स हैं या इमेच्योर हैं वो उसी में ही रह जा रहे हैं और फिर उसमें जो है एक पानी की छोटी सी गांठ बन जाती है जिसको हम लोग ओवेरियन सिस्ट का नाम देते हैं। और यही ओवेरियन सिस्ट कई सारी हो जाती हैं और ओवरी के किनारे पेरिफेरी में एक तरीके से इकट्ठा हो जाती हैं और जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसी प्रकार का कुछ वहां पर इंप्रेशन लिख करके आता है कि सेवरल सिस्ट पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। अब यही सारी समस्या की जड़ है और यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये किन लोगों को होता है, ये क्या चांसेस हैं कि कैसे लोगों को जो है पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जो भी पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सेक्रीट होता है उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और इसी को हम लोग नाम देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, या तो इसी को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसी के कारण मोटापा हो गया या बाकी सब जितने भी सहवर्ती समस्याएं आती हैं ये इसी का एक प्रारूप होता है। तो पहला कारण हो गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर दूसरे कारण की बात करें तो हम लोग ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कह सकते हैं कि एक आनुवांशिक प्रीडिस्पोजिशन फैमिली हिस्ट्री में या इनहेरिटेंस रहा होगा जिसके कारण ये समस्या आई है। तो दो ही मुख्य कारण है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा जेनेटिक इनहेरिटेंस या फिर प्रीडिस्पोजिशन। अब इसके बाद अगर हम लोग लक्षणों की बात करते हैं कि क्या मुख्यतः इसमें लक्षण आते हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझिए एक तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है ये कि 2 कॉजेस ऑफ पीसीओडी या पीसीओएस एंड देयर आर 4 सिम्टम्स। जो आपको समझने लायक बात है कि मुख्यतः इसके 4 सिम्टम हैं और वो किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। पहला अगर मैं बताऊं तो वो एक तरीके से बता सकते हैं कि मेंसेस में डिस्टर्बेंस होना। अब ये बहुत बड़ा टर्म है कि मेंसेस में डिस्टर्बेंस होना। अब ये डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है पीरियड में, या इसमें एनोवुलेशन हो सकता है, पीरियड के बाद की समस्याएं हो सकती हैं, पीरियड के पहले की समस्याएं हो सकती हैं। तो बेसिकली इर्रेगुलरिटी हो गई या फिर क्रॉनिक एनोवुलेशन हो गया जिसमें से कि एग का ओव्यूलेशन होता ही नहीं है और बड़े भाषा में हम लोग इसको कह दिए कि मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी। अब अगर हम लोग दूसरे लक्षण की बात करें तो इसको एंड्रोजेनिक सिम्टम बोलते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे एंड्रोजेनिक या फिर मेल हार्मोन की अधिकता हो जाती है। हम लोग के पुरुष या फिर स्त्री में दोनों ही हार्मोन होते हैं। फीमेल्स में अपना फीमेल हार्मोन ज्यादा होता है, मेल में मेल हार्मोन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। एंड्रोजेनिक कंडीशन यहाँ पर एक क्रिएट होती है जिसमें पुरुष हार्मोन की अधिकता होने लगती है धीरे धीरे। अब पुरुष हार्मोन की अधिकता के कारण मुख्यतः कुछ लक्षण इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इतना समझने लायक बात है कि अननेसेसरली फेशियल हेयर हो गया जो कि मेल का कैरेक्टर होता है, इसके अलावा हार्डनेस ऑफ स्किन हो गया या फिर फेशियल हेयर्स हो गया, यह सारी समस्याएं उभर करके आती हैं।
और अगर तीसरे मुख्य लक्षण की बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस का, तो हम लोग समझते हैं कि एक ओबेसिटी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये दोनों ही चीजें सिनोनिम है एक तरीके से, कि अगर किसी भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो 40% ऑफ द फीमेल्स आर ओबीस। अब अगेन जो इसका कारण है, आपको पहले ही बताया था कि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस वन ऑफ द मेन कॉज है जिसके कारण समस्या आती है। और ये एक बड़ा विशियस सर्कल है, या कह सकते हैं कि सर्कुलर सिम्पटम है। मोटापा बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ेगी, तो मोटापा बढ़ेगा। और अगर हम लोग इसी क्रम में देखें तो जो चौथा मुख्य लक्षण है वो फर्टिलिटी है, या फिर कह सकते हैं कि बेसिकली इनफर्टिलिटी है, जो कॉन्सिक्वेंसेस एक फीमेल को फेस करना पड़ता है। शुरुआत में जितने भी पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट आते हैं उनको जो मेन कंसर्न रहता है, पेशेंट के जो अटेंडेंट रहते हैं या अगर पेरेंट्स हैं, माँ हैं, तो बताती हैं कि हमारी बेटी को सिंपली पीरियड्स नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए ज़्यादा चिंतित हैं। अभी उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, भाई अभी तो यंग एज है, अभी पता भी नहीं है शादी होगा या शादी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस है, फर्टिलिटी क्या होगी, लेकिन अभी ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हाँ भाई पीरियड्स नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो एक ठीक रहेगा। लेकिन हम बाद के क्रम में देखते हैं तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है या कारण है शादी के बाद की समस्याएं जो होती हैं, जिसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें से सबसे बड़ी समस्या आती है इनफर्टिलिटी की। और इनफर्टिलिटी का रीजन जैसे कि बताया गया था कि यहाँ पर क्रॉनिक एनोवुलेशन है, यानी कि काफी महीनों से पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं, या अगर हो भी रहे हैं तो ठीक से नहीं हो रहे हैं, उसमें ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक तो ओव्यूलेशन या फिर एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसके अलावा टाइमिंग सही से नहीं होती है, जिसमें से कि डिले इन कंसीव करने में हो जाता है, या तो कई लोगों को और भी समस्याएं हो जाती हैं। तो मुख्यतः ये 4 लक्षण हैं जो हम लोगों ने जाना कि हाँ किस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं पीसीओडी या पीसीओएस में। पहला लक्षण हम लोगों ने बात की कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के फॉर्म में होता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया कि एक एंड्रोजेनिक सिम्टम्स निकल करके आते हैं। तीसरा ओबेसिटी हो गया, और चौथा इनफर्टिलिटी, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या आती है और मैक्सिमम फीमेल्स इसी को लेकर चिंतित रहती हैं, जिसके लिए वो किसी डॉक्टर के पास जाती हैं। अभी हम लोग एक ओवरव्यू अगर बात कर रहे हैं कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस, तो पीसीओडी कहना जनरली ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये डिजीज की श्रेणी नहीं है। ये पूर्णतः क्या होता है कि अपने साथ एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लेकर के आता है, या लक्षणों का पूरा एक समूह आता है जो बहुत सारे ऑर्गन और सिस्टम्स में मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए पीसीओएस कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो इनिशियल स्टेज होता है उसको आप कह सकते हैं 1 और 2 सिम्टम है, लेकिन फाइनली देखा जाए जब ये आगे इनिशिएट और ज्यादा होता है तो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स निकल करके आता है कि आपके स्किन भी इसमें हो रही है इन्वॉल्व, और इसके अलावा आपके बाकी सारे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर आगे की हम लोग बात करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है, वो हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस क्या होता है और इसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर पीसीओएस की डायग्नोसिस कैसे होती है और किस प्रकार से हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो भी महिला है और जो लक्षणों के साथ अपने आई है इलाज के लिए, या उसको जो भी परेशानियां हो रही हैं, किस तरीके से इसका असेसमेंट होता है कि हाँ अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी या पीसीओएस। मुख्यतः इसके 3 क्राइटेरिया हैं। 3 क्राइटेरिया कह लें या फिर कह लें कि जब भी आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन है जो डॉक्टर देखता है कि हाँ लक्षण क्या क्या हो रहे हैं। अगर एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है तो उसके हेयर फॉल होने लगे हैं, एक्ने या फिर जिसको आप लोग अपनी भाषा में मुहासे बोलते हैं वो काफ़ी होने लगे हैं, या फिर फेशियल हेयर्स एक्सटेंसिवली डेवलप होने लगे हैं। और इसके अलावा अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है तो इन सब सिम्टम्स के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि हाँ पीसीओडी की कंडीशन है। इसके अलावा अगर दूसरा होता है कि हाँ डॉक्टर को कंफर्म करना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक बेहतर ऑप्शन है जो कि सभी जगह इजीली अवेलेबल है, और उसमें अल्ट्रासाउंड में कम से कम पता लगता है कि हाँ किस तरीके से ओवेरियन सिस्ट या फिर नंबर कितना है उनका, और जो ओवरी का या वॉल्यूम या साइज कितना बड़ा है, यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट या सिंपल सिर्फ एक ओवरी का इन्वॉल्वमेंट है या दोनों ही ओवरी में, इस तरीके से परेशानी आई है। तीसरा होता है ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो थोड़ा
सा कॉस्टली ब्लड टेस्ट होते हैं इसके, इसीलिए एक अच्छा या फिर जो भी अनुभवी डॉक्टर होता है क्लिनिकल असेसमेंट के बाद में एक अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करता है। और अगर समस्या थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई है तो हम लोग इसमें हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जिसमें से कि मुख्यतः ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हो गया, FSH हो गया, या फिर अगर बहुत दिनों से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो प्रोलैक्टिन हो गया। और इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फेशियल हेयर्स हो गए हैं या कोर्स स्किन या फिर हार्डनेस ऑफ स्किन डेवलप हो गई है, उन लोगों के लिए मेल हार्मोन्स की जांच कराई जाती है। तो ये मुख्यतः 3 इसके जो है क्राइटेरिया हैं या 3 असेसमेंट टूल हैं जिस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ किसी को भी जो है PCOD या PCOS की समस्या है। अभी बात आ गई कि हम लोग ने इसको एक असेसमेंट या फिर डायग्नोसिस हो गई है कि हाँ ठीक है PCOD या PCOS है किसी फीमेल को। और जहाँ तक हम लोग उपचार की बात करते हैं अगर इसके कि आगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, लेकिन समझने की बात है कि हम लोग आखिर किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं या डॉक्टर्स आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप जा सकते हैं, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया या आयुर्वेदा, सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अच्छा उपचार अवेलेबल है। और हम लोग का जो एक मकसद रहता है और या फिर हम लोग कह लें कि मोडस ऑपरेंडी होता है कि हाँ ये बीमारी को अगर हम लोग को अप्रोच करना है तो समझना पड़ेगा कि आखिर इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये बीमारी इतनी कॉमन क्यों है और एवरी 5th फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस PCOD या PCOS। तो कुछ तो मुख्य कारण या फिर कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो सभी को अफेक्ट कर रहे हैं। जो भी फीमेल हमारे सामने आई है, हो सकता है शायद कि एक इमोशनली डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई भी तरीके का इनसिक्योरिटी हो सकता है या फिर तमाम सारी जो है परेशानियां हो सकती हैं। सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मेंटल या इमोशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके मेंटल या इमोशनल फैक्टर को असेस कर पाएँ और उसकी पर्सनालिटी को हम लोग समझ पाएँ और उसके बीमारी से उस चीज़ को मैच करके एक टेलर्ड मेड या फिर हम कहें कि एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान कर पाए। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है कि 4 दवाइयां हैं और सभी PCOD या PCOS की महिलाओं को वही दी जाएंगे। यहाँ पर एक सैद्धांतिक पूरा का पूरा प्रक्रिया है और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि हाँ पेशेंट है तो किस तरीके का पेशेंट है, उसका स्वभाव व्यवहार क्या है, क्या उसके शरीर में साइकोलॉजिकल चेंजेस थे जिस तरीके से उसकी बॉडी अफेक्ट हुई है और उसकी बॉडी इफेक्ट हुई है तो उसके सिस्टम में क्या क्या सिम्टम मैनिफेस्ट हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग रिकलेक्ट करके और एक एनालिसिस करके मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है। एंड ओवर द टाइम मैं बता दूं एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कोई ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है। क्योंकि मेरा जो भी 10-11 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में और जो भी मैंने सीखा है पेशेंट से या अपने गुरु से, तो कई बार मैं देखता हूँ कि फीमेल्स आती हैं और अगर उनकी बेटी है या जो भी उनके नियर एंड डियर वंस हैं, वो बस इतना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब 4 महीने से पीरियड नहीं आए, आप दवा दे दीजिए आप पीरियड आ जाए। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि ये सल्यूशन नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जा करके यह कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी बेटी को इतने महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, आप सिर्फ दवा दे दीजिए उसे ठीक हो जाएगा। नहीं, आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या समस्या है, क्यों इस तरह हुआ है। आप अपने डॉक्टर को समय दीजिए, उससे बातचीत करिए कि आखिर ये समस्या उसमें क्यों आई है और दवाई के साथ साथ क्या कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ दवाई ही यहाँ पर एक उपचार नहीं है। हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी ओवर द काउंटर होम्योपैथिक ड्रग नहीं लीजिए कि आप जाकर के मार्केट में मेडिकल स्टोर से खरीद लिए। जो भी आपके पास में योग्य चिकित्सक हो या जिसका एक्सपर्टीज हो इस चीज़ में ट्रीटमेंट करने का, वह यह चीज़ समझे और आपको एक्सप्लेन करे, उसके पास जाइए, वो ज़रूर निदान करेगा। कोई भी डॉक्टर आपको प्रॉमिस करता है कि नहीं सिर्फ आप ये दवा लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, तो यह गलत होगा कहना। आप दवा के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, थोड़ा सा समय निकालिए कि किस तरीके से आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकती हैं। जो भी आपको करना है आप रेगुलर वे में करें। अगर हफ्ते में आप 4 दिन एक्सरसाइज कर सकती हैं आधा घंटा, तो भी बहुत बेहतर उपाय है। सिर्फ आप योगा कर सकती हैं कि हाँ आपके पास में जो है प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डाइट में आप अपने चेंजेस क्या कर सकती हैं भाई। सबसे पहले तो आप यह समझना पड़ेगा कि प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड का कल्चर आपको पूरा अवॉइड करना है।
आपको फ्रेश फ्रूट पर ध्यान देना है रादर देन की पैक्ड जूसेस पर। आपको बहुत हाई कैलोरी डाइट पिज्जा या बर्गर से आपको अवॉइड करके एक ग्रीन वेजिटेबल्स पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एक रेगुलर रूटीन फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें आप जो है, और डॉक्टर के द्वारा दी हुई जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं टाइम से उसको फॉलो करें, अपनी मेडिसिन लें, और डेफिनेटली आप इस चीज से जो है निजात या छुटकारा पा सकती हैं।